नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। सेना से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। भारतीय सेना ने दुश्मनों को अपने इरादे बता दिए हैं कि वो आतंक के खिलाफ संयम बरतने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। जवानों की शहादत को बेजा नहीं होने दिया जाएगा। आतंक के आकाओं और उनके सरपरस्तों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आज पीओके में एयर स्ट्राइक के जरिए पूरी दुनिया को भारतीय सेना ने मैसेज दे दिया कि ये भारत नया भारत है। भारत की तरफ से आंखें तरेड़ने वालों को कैसे जवाब दिया जाना है, सेना ने यह साफ संदेश दे दिया। सेना ने आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले मसूद अजहर के उन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जहां पर वो आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम करता था। जानकारी के मुताबिक भारत की तरफ से हुए इस हमले में 200 से 300 आतंकी जहन्नुम पहुंचा दिए गए। इस हमले में कई आतंकी कमांडर्स के अलावा मसूद अजहर के कई करीबी रिश्तेदारों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। भारत की 130 करोड़ जनता सेना पर गर्व महसूस कर रही है। देश की सियासी पार्टियां सेना को सलाम कर रही है, यानी सभी लोग सेना के साथ हैं। और जब पूरा देश सेना के साथ खड़ा है तो मुट्ठी भर आतंकियों को उनके ठिकाने तक पहुंचाना मुश्किल काम नहीं। आज लोकतंत्र में चर्चा सेना के इसी शौर्य पर। पाकिस्तान परस्त आतंकिस्तान पर सेना ने प्रहार कर आतंकियों को ये जवाब दे दिया है कि अब आतंक की खेती नहीं चलेगी। अब आतंक का अंत तय है, चाहे आसमान से हमला करना पड़े या पाताल में जाकर ढूंढकर आतंकियों को मारना पड़े। अब आतंकी किसी भी हाल में नहीं बचेंगे। सेना सिर्फ बलिदान का बदला सेना के दुश्मनों को संहार करने के बाद लेती है। सेना देश के दुश्मनों को दूसरे देश में घुसकर मारने की क्षमता रखती है। पाकिस्तान में पल रहे आतंकिस्तान को घर में घुसकर मारने वाली सेना को आज देश सलाम कर रहा है। 130 करोड़ जनता सेना के शौर्य पर गर्व कर रही है कि जब तक सेना है तब तक कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारत की कार्रवाई के बाद सभी सियासी पार्टियां सियासत छोड़ सेना के साथ हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने वायुसेना की जमकर तारीफ की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायुसेना के पायलटों को सलाम किया तो बीजेपी ने भी सेना को सलाम किया है। पीएम मोदी ने सेना के साहस की तारीफ की। पीएम ने कहा, देश अभी सुरक्षित हाथों में है। आज चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। कांग्रेस ने सेना की कार्रवाई को सही ठहराया है। कांग्रेस ने कहा कि हम सेना के साथ हैं और वायुसेना के वीर जवानों को सलाम करते हैं। हमने हमेशा से कहा है, कोई भी आतंकी गतिविधियों को खत्म करने में अगर कदम और निर्णय कदम उठाती है सरकार, कांग्रेस पार्टी उनके साथ समर्थन में खड़ी है। भारतीय वायुसेना के हवाई हमले के बाद पूरा राष्ट्र सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है। ये महापराक्रम की एक कार्रवाई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वायुसेना की तारीफ करते हुए कहा कि वायुसेना का मतलब बेहतरीन योद्धा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वायुसेना के हवाई हमले ने पाकिस्तान और आतंकवादियों को बहुत जरूरी संदेश दिया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये एक साहसिक काम है, पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। मैं सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं। जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जैश के ठिकानों के ऊपर अटैक किया है और उनके लोगों को, जैश के लोगों को हताहत किया है। इसका ये बहुत ही जांबाज काम उन लोगों ने किया है और पूरा देश इसके ऊपर गर्व महसूस कर रहा है। और मैं हमारे इंडियन एयरफोर्स को, जवानों को, सेना को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सरकार पाकिस्तान पर सेना की इस कार्रवाई का AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों पर हमले का स्वागत करता हूं, किसी तरह की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे सेना। मैं सरकार और सेना के फैसले के साथ खड़ा हूं। जो आज एक्शन लिया गया, हम इसका वेलकम करते हैं। हमारी एयरफोर्स ने जवाब दिया है और मैंने जैसा कहा कि मैं हुकूमत के और एयरफोर्स और हमारे आर्मी के फैसले के साथ खड़ा हूं। आतंकिस्तान पर हमले के बाद पूरा देश एक है।
सियासी दल सेना के साथ हैं। 130 करोड़ जनता सेना के शौर्य पर गर्व कर रही है। 14 फरवरी को पुलवामा हमले में 40 जवानों की शहादत के बाद ही सेना ने कसम खाई थी कि आतंकिस्तान को अंत करके ही दम लेंगे। सेना ने 13 दिन में सिर्फ 21 मिनट के अंदर ही आतंकियों के 13 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। सेना ने जवानों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया और बदला ले ही लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, AP। यहाँ तो भारतीय सेना ने दुश्मनों को अपने इरादे बता दिए हैं कि वो आतंक के खिलाफ अब संयम बरतने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जवानों की शहादत को भेजा नहीं होने दिया जाएगा। आतंक के आकाओं और उनके सरपरस्तों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आज POK में एयर स्ट्राइक के जरिए पूरी दुनिया को भारतीय सेना ने ये मैसेज दे दिया है कि ये भारत नया भारत है और भारत की तरफ आंखें तरेरने वालों को कैसे जवाब दिया जाना है, सेना ने आज ये साफ संदेश दे दिया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल प्रमोद शर्मा जी जुड़े हैं। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कुमार रामकृष्ण जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। 2 मेहमान लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिद्धू सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत आशीष चतुर्वेदी जी मैं आपसे करूंगा। कैसे देखते हैं इस एयर स्ट्राइक को? क्या यह आतंक के खात्मे की शुरुआत है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 1971 वॉर के बाद ये पहली बार है जब इंडियन एयरफोर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करी है। ये बहुत ही ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए भी है कि ये भारतीय सेना और वायु सेना दोनों का एक साझा अभियान था, जिसमें कि भारतीय सेना जो थी बिल्कुल रेडी थी इस कोई भी अगर अनहोनी होती है उसको काउंटर करने के लिए बिल्कुल तैयारी पे थी। और इस खूबसूरती से इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया कि हम पाकिस्तान के अंदर गए, हमने वहां टारगेट्स डिस्ट्रॉय करिए और हम उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके पाकिस्तान को कानो कान खबर भी नहीं हुई, उनके रेडार्स जो हमारे प्लेन्स हैं उनको डिटेक्ट भी नहीं कर पाए और वो सक्सेसफुली वापस आ गए हैं। इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें मिराज इसलिए यूज किए गए थे क्योंकि मिराज में एक जैमर लगा होता है जी। तो जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं उसको पकड़ना, उसको डिटेक्ट करना वो उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा मिराज जो है वो काफी लो फ्लाइंग कर सकता है, ये वो फाइटर प्लेन है। तो इतनी खूबसूरती से ये सब चीजें इतनी जल्दी प्लान की गई और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये की गई। तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, पहला कदम है, अभी और भी कदम उठाने जरूरी है। चले, यानी अभी आप और भी कदम उठाने के पक्ष में हैं कि आतंक के सफाई को लेकर अभी जितनी भी जरूरतें हैं उस तरह की कार्रवाई आने वाले वक्त में भी होनी चाहिए। मैं कर्नल प्रमोद शर्मा जी आपके पास आऊँगा। जो कहा जा रहा है कि ये नया भारत है और नया भारत हर चीज़ का जवाब देने में सक्षम है। अगर आप कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं और अगर आप आंखें तरेरते हैं तो उसका भी जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। जिस तरह से म्यांमार में स्ट्राइक की गई, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया और अब ये एयर स्ट्राइक, कैसे आंकते हैं आप इस सबको? देखिए, निश्चित रूप से जो एयरफोर्स ने के पायलट्स और फाइटर एयरक्राफ्ट ने जो आज अंजाम दिया है बीती रात को और सुबह, वो एक बहुत ही सधी हुई और बहुत ही सफल इस कार्रवाई को माना जाएगा। आप लाइन ऑफ कंट्रोल में घुसते हैं, उधर जाके अपने टारगेट को तबाह करते हैं और सेफली वापस आ जाते हैं। दुश्मन का रडार पकड़ पाया, नहीं पकड़ पाया या पकड़ के नहीं कुछ कर पाया, ये एक बड़ी सफलता है। जहां तक नए भारत की बात है, देखिए सेनाओं के लिए, सेनाओं को जो ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, किसी की सरकार हो, उनकी ट्रेनिंग, उनका मकसद बहुत क्लियर होता है जी। हाँ, ये जरूर होता है कि जब देश की जनता पूरे बुलंदियों के साथ उनके साथ खड़ी होती है तो उनका उत्साह बढ़ा होता है जी। लेकिन ये बोलना कि आज कर रहे हैं या पहले नहीं कर सकते थे, ऐसा शायद नहीं है। वो हमेशा से तैयार रहते हैं और भविष्य में भी रहेंगे, इसी तरह की सिखलाई है। और इसमें हमें बहुत ज्यादा, देखिए, उन्माद में आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको कब आतंकवादी से लड़ाई कब
देशों की लड़ाई में बदल जाती है, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। हमें सतर्क रहना है, वो क्या करने जा रहा है दुश्मन, उस पर भी ध्यान देना है जी। और अगर इसको हम निर्णायक दौर तक अगर एक उसको कंक्लूड करना चाहते हैं तो अभी लड़ाई और आगे चलिए, यानी आपको लग रहा है कि अभी लड़ाई और बाकी है और सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। हमारे साथ तपन भारती जी भी जुड़ गए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है तपन भारती जी आपका भी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर कुमार रामकृष्ण जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपको लग रहा है कि पुलवामा का बदला पूरा हो गया या फिर कार्रवाई अभी बाकी है? देखिए, टेररिज्म एक कैंसर है और कैंसर का ट्रीटमेंट आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं। पुलवामा से पहले उरी हुआ था, उरी के बाद पुलवामा हुआ, उसके पहले पठानकोट हुआ था। ये सिलसिला चलते रहेगा। सवाल ये था कि हम लोग पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी थी, जो अब नजर आ रहा है कि अब हम उससे निपट सकते हैं। और हमको सेना को जब से फ्री हैंड दिया गया, तब से आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिक चेंज आया है। और पाकिस्तान को अब ये चीज समझ लेना चाहिए कि ये इंडिया पहले वाली इंडिया नहीं है। अब एक डिसाइसिव मैंडेट के साथ एक बैठा हुआ गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट डिसीजन ले सकता है। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद दीजिए आर्मी का, एयरफोर्स के जवानों का और मोदी जी का भी, क्योंकि सरकार तो पहले भी थी, इंदिरा गांधी भी थी। आप याद कीजिए कि 1971 में इंदिरा गांधी का कितना एक बड़ा डिसीजन था और उस डिसीजन कारण जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश दो टुकड़ा बच गया। लेकिन उसके बाद का जो आप इंडियन पॉलिटिक्स देखेंगे 1990 के बाद, तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति कमी थी कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आर्मी का जो है, आर्मी पता है कि इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, एक डिसिप्लिन आर्मी है। जब तक आप आर्मी को परमिशन नहीं देंगे तब तक आर्मी बाहर नहीं जाएगा। आप बॉर्डर पर चलाने के लिए, गोली चलाने के लिए आदेश नहीं देते हैं। आप याद कीजिए क्या होता पार्लियामेंट अटैक के बाद, दोनों देश का जो आर्मी है 10 महीने तक एक दूसरे के सामने खड़ा रहा, कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब ये चीज नहीं है। देखिए, एयरफोर्स गया, अटैक किया, चला आया, डिस्ट्रॉय किया, इससे आपका टेररिज्म खत्म नहीं हो रहा है। अब आपको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान अब इसके ऊपर क्या सोच रहा है। और पाकिस्तान की मजबूरी होगी कुछ न कुछ रिटेलिएट करना, चाहे बॉर्डर पे लड़े, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे लड़े। और आपको हम यकीन दिलाते हैं, अगर ऐसा गलती पाकिस्तान अगर कर गया तो मोदी जी उसके इंतजार में बैठे हुए हैं। आप मोदी जी का पास्ट का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, व्यक्तित्व उठा करके देख लीजिए, और इंडियन आर्मी के लोग भी। आप ये बताइए कि ये प्रॉक्सी वार चल रहा था, एक टेररिस्ट आता है 40 आदमी को मार के चला जा रहा है, और हम बैठ कर करके सुबह शाम टीवी पे उनके बच्चों को रोते हुए देखिए, उनके माँ को रोते हुए देखिए, उनके पिताजी को रोते हुए देखिए, जो लोग शहीद हो रहा जाकर के उनके परिवार को देखिए। तो ये चीज सब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज भी जो फॉरेन सेक्रेटरी का जो स्टेटमेंट आया, आप देखिएगा, उन्होंने बोला कि एक नॉन मिलिट्री स्ट्राइक है। अगर मिलिट्री स्ट्राइक हो गया, उसको देखिएगा कि पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। ये एयरफोर्स जो अटैक हुआ है सिर्फ पीओके में नहीं हुआ, मुजफ्फराबाद तक, ये बालाकोट तक। देखिए, बालाकोट का जाना एक मायने रखता है। बालाकोट की दूरी कम से कम 160 किलोमीटर ज्यादा, और वहां एयरफोर्स घुसा और मारा, चला आया। आप यहाँ पे ये डिस्कशन चल रहा है कि उनका राडार पकड़ा कि नहीं पकड़ा। अरे राडार पकड़े का हिम्मत है क्या भीड़ जाने के लिए मिराज से किसी को? भीड़ के देखे तो सही, आप एक विमान गिरा करके देखिए तो सही, फिर क्या हो रहा है आपके साथ। बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी का मनोबल इस समय बुरी तरीके से टूटा हुआ है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया आज के तारीख में टेररिज्म के अगेंस्ट में है। और आप बैठ करके पाकिस्तान से अगर इस तरीके से आप टेररिज्म को बढ़ावा दीजिएगा तो बहुत सारा जो इस्लामिक कंट्री है जहां पे टेररिज्म फैला था, जाकर के देख लीजिए वहां पे क्या हाल हो गया सीरिया का, जाकर के देखिए इराक का क्या हाल हो गया, और बाकी सारे मुस्लिम कंट्री का क्या हो गया। अगर पाकिस्तान भी यही करेगा तो इसको भी सीरिया बनने में जो है ज्यादा टाइम वहां पे नहीं लगना है। ठीक, लेकिन तपन भारती साहब, जैसे भारतीय एक्शन के बाद बालाकोट में सबूत मिटाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, पाप धुल जाएंगे क्या इतनी आसानी से? छुप पाएगा दुनिया से? देखिए, पाकिस्तान में जो हरकतें हो रही हैं वो तो तब से पता है जब बिन लादेन वहीं पकड़ा गया, वहीं मारा गया। अमेरिका ने जो मारा उसको, उसके अंदर घुस के मारा। अफगानिस्तान की सीमा से अमेरिकी विमान ने उड़ान भरी और मार के लौट गया, और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। जब पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा था लादेन के मारे जाने पर, तो पाकिस्तान तो शर्मशार हो गया था। ठीक वैसा ही मौका भारत को ये मिला आज तड़के 3 और 3:30 बजे के बीच में। मुझे फक्र है कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी भारत ने इधर हाल के वर्षों में डेवलप किया है, कुछ संयोग की बात है कि अमेरिका से पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी अभी कुछ वर्षों से नहीं मिल रही है, वो चीन और स्वीडन पर निर्भर है।
कहते हैं, रक्षा एक्सपर्ट कहते हैं कि चीन और स्वीडन की जो टेक्नोलॉजी है, मिराज 2000 के विमानों को जल्दी वो रडार पर पकड़ नहीं पाते हैं। तो पाकिस्तान की तो पहली मजबूरी ये है जी। दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि ये हमला शायद 4-5 दिन पहले होता, लेकिन इस बीच में जो सऊदी अरब के जो प्रिंस आ गए, सलमान, जिनको पाकिस्तान के साथ भारत में भी आना था, फिर चीन में जाना था, उनकी यात्रा से शायद ये भारत सरकार को 4-5 दिनों के लिए टालना पड़ा। बहरहाल एक अच्छी बात है, शाम को पाकिस्तान खुद कबूल कर रहा है कि 2-3 दिनों से भारतीय विमान उसकी सरहद पर टोह ले रहे थे। कभी लाहौर की ओर आ रहे थे, कभी गुजरात की ओर आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि हमारी सेना उनको छका रही थी और हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी चर्चा है। मीडिया, मैं तो भारतीय मीडिया को तरफदारी करूंगा कि काफी संयम के साथ भारत के बारे में बता रही है। पाकिस्तान के मीडिया पर भी हमें आज चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, हम इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। वहाँ के मैसेज कुछ इस तरह से आए, पाकिस्तान के मीडिया के बारे में जो मैंने अध्ययन किया है, मुझे लगता है कि वो सतही बात नहीं करते, हवा में बात करते हैं। पहली तो बात है कि इस्लामाबाद और लाहौर में जितने भी पत्रकार हैं, एवं रावलपिंडी जहां सेना का मुख्यालय है, वहां से किसी भी पत्रकार को आज सुबह से शाम हो गई नहीं ले गए। शाम को उनका जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को जो मेजर जनरल देखते हैं, उन्होंने कहा कि सॉरी, वेदर खराब होने के कारण हम नहीं ले गए। ये बहाना है। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं कि स्थानीय पत्रकार हैं, वो भी देख सकते हैं। तो ऐसे 2-3 वीडियो आए हैं सामने जो स्थानीय नागरिकों ने कहा है कि 3-3:15 बजे के आसपास बहुत विस्फोट की आवाज आई और काफी देर तक था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 5 से 7 मिनट तक विस्फोट भयानक हो रहा है तो कितनी तबाही हुई होगी। बिल्कुल, तकरीबन 20 से 21 मिनट का ये ऑपरेशन था और उसमें ही हमारे जवानों ने, एयरफोर्स के, इस बड़े हमले को अंजाम दिया है। एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, एक चीज और छोटा सा 1 मिनट में मैं जोड़ दूं कि पाकिस्तानी पत्रकारों को कभी भी इस टाइप के स्पॉट पे नहीं ले जाया जाता है। आप पता करके देखिए उनकी हिस्ट्री है, कितने लोग मारे जाए उनका नाम नहीं बताया जाता है। और पाकिस्तानी पत्रकारिता जो है कोई एक जिम्मेवार पत्रकारिता नहीं है हिंदुस्तान की तरह। वह जाकर उसकी बानगी भी हमने देखी है, करके बैठा दिया गया। उसकी बानगी भी देखी है कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो इस तरह से वायरल हो रहे हैं जिस पर लोग कहीं ना कहीं तलखी भी दिखा रहे हैं और हंसने का मौका भी पाकिस्तान के पत्रकारों की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन सिद्धि श्री जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आज महसूस हो रहा है आपको कि देश सुरक्षित हाथों में है? देखिए, जिस प्रकार 14 फरवरी को आतंकी हमला हुआ और हमारे 40 जवान शहादत हुई उनकी, तो आज जो ये हुआ है, वायुसेना के अधिकारियों को, पायलट्स को बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ। और हमारे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसको बोले हैं कि सैल्यूट करते हैं। बहुत अच्छा समर्थन किया है हम लोग ने इस बात का। पहले भी विपक्ष इस बात के साथ था कि जो भी कार्रवाई अगर हमारे सरकार करती है, भारत सरकार, तो हम उनका समर्थन करेंगे। देखिए, अब उस पहले भी देखा आपने कि हम प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसको डिनाई कर रहे थे कि सबूत ही नहीं है, प्रूफ लेकर आइए। अब तो उन्हें समझ में आ गया कि ये भारत पे अगर आंख उठा के भी देखी तो यही उनको इसी प्रकार से उनको करारी चोट दी जाएगी। नेस्तनाबूद करने का भी हम लोग आगे सोच सकते हैं। इस प्रकार से विश्व में ये आतंकवाद जो पूरी तरह से सराहनीय नहीं है, कोई भी इसको नहीं मान रहा है, क्योंकि अब इसके आगे ये है कि रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसका मुंह तोड़ जवाब हमें आगे भी देना पड़ेगा। चलिए ठीक, कम से कम ये है कि इस देश में जिस तरह से एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है, सिद्धि श्री जी और आप भी कह रही हैं कि तमाम राजनीतिक दलों ने सरकार पर अपना भरोसा जाहिर करते हुए कहा कि आप जो भी कदम उठाते हैं हम आपके साथ में हैं। देश इसी तरह के सहयोग की अपील भी कर रहा था। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। आशीष चतुर्वेदी जी, जिस एकजुटता की बात हम लगातार कर रहे थे कि इस संकट की घड़ी में पूरे देश को एक होना चाहिए, और जिस तरह से एकता का परिचय दिया तमाम राजनीतिक दलों ने भी कि इस संकट की घड़ी में पूरा देश एकजुट है, आपको लग रहा है कि इसका नतीजा है कि पाकिस्तान को ये जवाब तो दिया ही गया, हालांकि बीच में कुछ आवाजें इधर उधर की सुनने को मिली थी? देखिए, जब सरकार कोई फैसला करती है इस तरीके का कि वो कोई ऐसा ऑपरेशन अपनी सेनाओं से चाह रही है, तो इसकी सूचना वो विपक्ष को उसके बाद देती है, वो पहले नहीं देती।
ये आमतौर पे उसको बाद में बताया जाता है, सर्वदलीय बैठक बुला करके, जैसे अभी देखा जा रहा था। तो विपक्ष का एक होना या न होना वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि अगर सरकार कोई फैसला कर रही है कि वो ऐसा करना चाहती है तो वो उसके लिए स्वतंत्र है उस कार्रवाई के लिए। हाँ, अगर सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अच्छा मैसेज, ये एक अच्छी छवि देश की जाती है। तो वहां तक जो हम एक पीआर जिसको हम बोलते हैं कि अपने देश का हम जो है वो बढ़ा रहे हैं दुनिया के सामने, उसमें हम कामयाब होते हैं। जब विपक्ष जो है वो सत्ता के साथ, जो पार्टी है उसके साथ खड़ा होता है, तो हम एक अच्छा मैसेज पूरी दुनिया में देते हैं। आज एक पहल हुई है, बहुत अच्छी पहल है। अब जरूरत है कि इस पहल को जारी रखा जाए आगे। अभी 3 मैं समझता हूं कि मुख्य हमारे टारगेट होने चाहिए, दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और असद मसूद। इनको हमें ढूंढ के, जैसे अमेरिका ने अंदर जाकर के मारा था, अब हमें इनको ढूंढ के मारना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिन लोगों की वजह से जो ये आतंकवाद पनप रहा है। ये वो पेड़ है जिसको अगर हमने उखाड़ दिया एक बार तो जो आतंकवाद है उसकी कमर टूट जाएगी। तो हमें जरूरी है कि हम इस तरीके से कुछ प्लान करें और इनको पकड़ें। और दूसरा, हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत और आगे कुछ करे। हो सकता है जेएनके के बाहर किसी जगह पे बदला लेने के लिए कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करे, तो अभी सतर्कता पर चलिए, यानी आप सतर्कता के पक्ष में है कि अभी भी सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। लेकिन कर्नल प्रमोद शर्मा जी, जिस मैसेज की बात हम कर रहे थे कि जो संदेश जाना चाहिए पूरे देश दुनिया में कि ये नया भारत है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये मैसेज देने में कामयाब रहे हम? देखिए, आज जो कार्रवाई हुई है इसमें एक संदेश, एक मैसेज तो साफ चला गया है कि जैसा आपने बोला कि अब जो बहुत ज्यादा करोगे तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सेना के स्तर पर नहीं लड़ी जाएगी। अगर आपको लड़ना है तो खुफिया विभाग, उसके साथ साथ राजनयिक भी, और उसके साथ साथ आपके जो राजनीतिज्ञ हैं, ये कभी भी इसकी तालमेल को उनको और मजबूत बनाने की जरूरत है। जब कुछ हमारे ऊपर जब कोई 10, 20, 50, 100 हमारे आदमी मारे जाते हैं, कुछ हम उसका रिटेलिएट कर देते हैं, उससे खत्म नहीं होगा। ये आप भी देख चुके, हम भी देख चुके, पूरा देश देख चुका है जी। जरूरी है कि जो भी इसके अंदर, जैसे मैंने बोला, खुफिया विभाग है, रॉ है, इंट है, आईबी है जी, साथ साथ में जितने भी और हमारे जो इसके साथ के संस्थाएं हैं, यानी आतंक के खिलाफ आपको लग रहा है कि चारों तरफ से घेराबंदी होनी चाहिए, न सिर्फ आतंकवाद पर, उनके सरपरस्तों को भी इसका जवाब मिलना चाहिए। हमारे साथ बीजेपी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुणाल कोहली साहब इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल कोहली जी, आपको लग रहा है कि देश का गुस्सा कुछ कम हुआ? देखिए जी, पहले तो मैं अपने शहीदों को नमन करना चाहूंगा आपके चैनल के थ्रू, और अपने देशवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इस दुखद घड़ी में सरकार के साथ खड़ी रही। और अपने मोदी जी को और बीजेपी और अब विपक्ष के सारी पार्टियों को मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस दुख की घड़ी में और इस घड़ी में सब इकट्ठे रहे। और हमने अब जो जवाब दिया है पाकिस्तान को, पहली दफा मुंह तोड़ जवाब, आई थिंक ये एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग अब गया है इंटरनेशनली, सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, इंटरनेशनली ये देखना पड़ेगा आपको कि जो हमने ये जवाब दिया, आज हमने वो काम करके दिखाया है। अब हमने इंटरनेशनली ये बता दिया है कि देखिए हमारी सब्र की जो बांध है वो अब टूट चुका है। अब आप अगर हमसे पंगा लेंगे तो हम उसका जवाब मुंह तोड़ देंगे, बातें नहीं। अब बातों का दिन गए, कोई बातचीत का मतलब नहीं बनता है। आप हमारे मुल्क में आएंगे, हमारे जवानों को मारेंगे, हमारे लोगों को शहीद करेंगे, तो हम उसका जवाब बहुत बुरी तरह आपको देंगे। और आई थिंक अब मोदी जी ने एक ट्रेंड नया शुरू करा है भारत के लिए, एक नई सोच, एक नई नीति दी है कि अब वो दिन गए जो पिछले 30-25 सालों से हम देख रहे थे कि बात करो बात करो बात करो। देखिए जी, आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, जर्मनी जैसा कंट्री भी एक टाइम पे जब 2 महायुद्ध किए तो उसको रोकने के लिए डिसआर्मिंग करना पड़ा दुनिया को। बिल्कुल, पाकिस्तान ने तो 3 युद्ध करे हमसे, हमारे फिर भी लोग आके यहाँ बोलते थे बात करो बात करो। आप जापान को देखिए। चले, यानी आप कह रहे हैं कि अब देश में माहौल बदल चुका है, ये नया भारत है और किस तरह से मैसेज देना चाहिए वो देने में सक्षम है, इस बात में कोई संदेह भी नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको लग रहा है कि पुलवामा का बदला पूरा हुआ या कार्रवाई अभी बाकी?
अरे अभी तो मैं पहले भी एक चैनल पे था, मैंने उसमें भी अपने दोस्तों को, अपने विपक्ष के दोस्तों को ये बताया था उस टाइम पे, हफ्ता 10 दिन पहले जी। अभी हमने तो शुरुआत करी है जी। अभी ये शुरुआत है। हमारे 40 जवानों को जो शहीद किया गया है, अभी तो उसका जवाब हमने पूरी तरह लेना है पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि आज अपने पार्लियामेंट में उनकी ऑपोजिशन खड़ी होकर बोलेंगी या वो मिलकर बोलेंगे हमसे आके वो बदला लेंगे या हम पे जवाब देंगे, हम तो कहते हैं मोस्ट वेलकम जी। हम तो इंतजार कर रहे हैं आपका, दीजिए जवाब हमको, और आपके जवाब का फिर हम जवाब देंगे। चलिए बिल्कुल, कुणाल कोहली जी बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। मैं कुमार रामकृष्ण जी आपके पास आऊंगा। जो बात अभी कुणाल कोहली कह रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है, और जो सर्वदलीय बैठक में भी जानकारी, जो ब्यौरा दिया गया है, अब तक जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसमें यही बताया गया कि किस तरह से स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है, और ये पाकिस्तान पर अटैक नहीं था, ये अटैक आतंक के खिलाफ था। तो क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान को भी उसके किए की सजा देना भी बाकी है? बात सही है। देखिए, अभी सिर्फ आपने एक ट्रेडिशन को आपने इंट्रोड्यूस किया, याद रखिएगा। आपने एक सिस्टम को खत्म नहीं कर दिया, आपने टेररिज्म को आप खत्म नहीं कर दिया है जी। क्यों कि इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी में एक फर्क है। आप पाकिस्तान में जाकर के देख लीजिए, पाकिस्तान में जितना भी इकोनॉमिक सेक्टर है, बैंकिंग से लेकर के और जितना सारा कुछ देखेंगे सब आर्मी के कब्जे में है। वहां का जितना भी आर्मी का ऑफिसर सब है, सबका दिखेगा तो किसी का लंदन में मकान है, किसी का कुवैत में मकान है, किसी का दुबई में मकान है। पाकिस्तानी आर्मी जो है लुटेरों का एक गैंग है, और ये सारा जो लूटपाट होता है टेररिज्म के नाम पे होता है। तो इसलिए आप ये सोचें कि टेररिज्म पाकिस्तान में बंद हो जाएगा, ये आपकी गलतफहमी है। हाँ, लेकिन टेररिज्म आने वाले कल में पाकिस्तान के विनाश का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, हम लोगों को भी हो सकता है कि इसके लिए कुछ प्राइस पे करना पड़े, उसके लिए भी हम लोग तैयार रहना चाहिए। लेकिन एक बार देखिए, ये जो इनडायरेक्ट वार, जिसको छदम वार जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये छदम वार से अच्छा है कि एक बार प्रत्यक्ष वार हो ही जाना चाहिए। आर पार की एक बार लड़ाई हो जाना चाहिए, क्योंकि उधर भी लोग, बलोच के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है, सिंध के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है। फिर पाकिस्तान को पता चलेगा कि उसको कितना प्राइस पे करना पड़ रहा आने वाले कल में। तो इसलिए बता रहे कि और आप दूसरा भी देखिए, इंटरनेशनली पाकिस्तान आज के डेट में आइसोलेटेड कंट्री है। इतना बड़ा अटैक हो गया पाकिस्तान के ऊपर, उसके तरफ से किसी भी कंट्री का वर्ल्ड में आप नाम लेकर बता दीजिए जो किसी का बयान है पाकिस्तान के फेवर में, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सारी दुनिया, फ्रांस में आप देख लीजिए, वहां पे टेररिस्ट अटैक हो रहा है, अमेरिका में टेररिस्ट अटैक हो रहा है, इंग्लैंड में टेररिस्ट अटैक हो रहा है। तो पूरा कंट्री जानता है कि जो टेररिज्म का जो एपिक सेंटर है वो पाकिस्तान है। इसलिए अब पाकिस्तान ही पूरा वर्ल्ड का टारगेट बनने वाला है। ये पाकिस्तान के नेताओं को, पाकिस्तान के आर्मी ऑफिशियल को, पाकिस्तान के जो बाकी सारे लोग हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि आने वाला कल उनका बहुत खराब है, और बेहतर है कि वो अपने यहां से जितना जल्दी हो ये टेररिज्म का जो दुकान चल रहा है, जो व्यापार चल रहा है, उसको जितना जल्दी समेट करके उठा करके बाहर फेंक दें, तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। और इंडिया को ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। मैं बता दूं, इंडिया के लिए अरे 21 मिनट में तो जा करके घुस करके मार करके चलाया, और अगर मिसाइल से अगर लड़ाई शुरू होगी तो पाकिस्तान को तो 5 सेकंड भी नहीं लगने दोस्त होने में, 5 सेकंड भी नहीं लगना उसको। और कोई भी कंट्री पाकिस्तान की तरफ से खड़ा होने के लिए नहीं जा रहा आने वाले कल में। यानी पाकिस्तान को एक सुधार के अवसर के तौर पर इसको देखना चाहिए। ये पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए, पाकिस्तान के लीडरशिप को सोचना चाहिए, और पाकिस्तान का जो फौज है, जो बेलगाम फौज है, जो डिक्टेशन दे रही है सुबह शाम बैठ कर करके, जरूरत है कि पाकिस्तान के फौज को भी सीखना चाहिए, और पाकिस्तान के फौज को चाहिए वहां के सिविल जो सोसाइटी है, जो आगे पॉलिटिकल सिस्टम है, वो उसको डिसिप्लिन आर्मी के रूप में उसको डेवलप करे। नहीं तो पाकिस्तानी आर्मी आप याद, लेकिन ये कितना आसान है हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करें भारतीय सेना की, जिसने दुश्मनों को अपने इरादे बताते हैं कि वो आतंक के खिलाफ अब संयम बरतने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। एक बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला कदम भारत की तरफ से क्या होना चाहिए, और पाकिस्तान की घेराबंदी करने को लेकर, उसे सबक सिखाने को लेकर क्या कुछ और कदम उठाए जाने की जरूरत है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं कर्नल प्रमोद शर्मा जी आपके पास आऊंगा। बालाकोट में जिस तरह से जानकारी मिली कि जब अटैक हुआ, तकरीबन 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है, जिसमें 42 सुसाइड बॉम्बर्स बताया जा रहा है जिनको ट्रेन किया जा रहा था, और मसूद अजहर के कई परिवार के सदस्यों का खात्मा भी इसमें हुआ है। ये तो माना जाए कि एक तगड़ी चोट पड़ी है आतंक को। निश्चित रूप से जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो आतंकियों का नाम ले रहे हैं, उनका उसके अंदर जो बात अभी तो छन के आएंगी, क्योंकि
ना जैश ए मोहम्मद मानेगा, ना पाकिस्तान मानेगा कि हमारी कितनी बड़ी चोट हुई है। वो तो धीरे धीरे छन के ही बात निकलेगी जी। लेकिन जैसा आपने पहले बोला और सभी पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि एक मैसेज जा चुका है पाकिस्तान को कि आप बहुत ज्यादा छेड़खानी करेंगे तो हम सिर्फ आतंकी के हमले तक नहीं, हम आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब ये जरूरी है कि जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया, स्लीपिंग सेल, देखिए ये आपने एक बहुत ही मुख्य मुद्दा उठाया है। ये स्लीपिंग सेल क्यों बने रहते हैं, इसको कौन फंडिंग करता है, इसको कौन समर्थन देता है। ये एक समय आ गया है कि जब और कोई इस पे प्रश्न नहीं करता है। क्यों नहीं प्रश्न होता है मुझे नहीं पता, क्या राजनीतिक कारण है दलों के अपने अपने, लेकिन आपने बहुत ही एक मुख्य मुद्दा उठाया है। इस पे अब जनता पूछे कि आखिर इन लोगों को इंटरनल सपोर्ट कौन कर रहा है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे किसी भी जिले के अंदर। और इसका और अगर इस पे अगर बहस नहीं होती है संसद में या विधानसभा में तो होनी चाहिए। शायद आदमियों को अब अपने स्तर पर, आपको अपने स्तर पर करवाना पड़ेगा, नहीं तो इसका अंत कब तक चलेगा। ये हाल में कुछ कार्रवाई भी तपन भारती जी हुई है, जैसे अलगाववादियों के खिलाफ। पहले तो ये कहा जाता था कि अलगाववादियों के खिलाफ बोलना ही अपने आप में बहुत बड़े एक बवाल को दावत देना है, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह से शिकंजा कसा गया, चाहे वो अलगाववादियों के खिलाफ हो, हुर्रियत वालों के खिलाफ हो, क्योंकि नेटवर्क के इनको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैश के 2 आतंकी उत्तर प्रदेश के अंदर से पकड़े जाते हैं, देवबंद से, तो इनका नेटवर्क कितना तगड़ा है आतंकियों का, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जब तक इसको नेस्तनाबूद नहीं कर सकते तो सीमा पर तो आपको पता है कि सामने से आने वाला हमारा दुश्मन है, लेकिन जो हमारे बीच में रह रहा है उसकी पहचान मुश्किल नहीं है। देखिए, नेटवर्क की जो बात आई है ना, नेटवर्क इंडिया के अंदर भी है और पाकिस्तान में भी है। दोनों तरफ की नेटवर्क पर भारत सरकार की नजर है। इसमें कुछ सफलताएं मिली हैं। जिस तरह से फंडिंग आतंकवादी संगठनों को की गई है, उसके कारण येलो लिस्ट में, ये ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है। जिस ग्रे लिस्ट को हटाने का उसने भरपूर प्रयास किया, लेकिन इस बार जो पेरिस में बैठक हुई उसमें असफलता हाथ लगी। जून जुलाई तक यदि सफाई नहीं दी तो अगस्त में ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। ब्लैक लिस्टेड होने के बाद IMF हो या चीन का बैंक हो या कहीं भी दुनिया का कोई भी बैंक हो, एक पैसा भी पाकिस्तान को उधार नहीं देगा। अभी देखिए, पाकिस्तान पर जो भारत ने हमला किया है मेरी नजर में बड़ा सही वक्त है। कारण बता दूं, नेशनल असेंबली वहाँ की संसद को कहा जाता है, वहाँ इन्होंने अभी बजट रखा ही था, रो रहे थे कि हमारे पास टैक्स की कमी है, 15% टैक्स हमें कम मिला है। अब भारत में टैक्स से अफराद आ रहा है, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, हम 20 लाख करोड़ तक ऐसे टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी के सामने वो बौना साबित हो रहा है। चीन एकमात्र उसको मदद कर रहा था, बीच में एक सऊदी अरब से थोड़ी मदद मिल रही है, लेकिन लगता है कि मोदी जी उस रणनीति में भी। अभी हम बात करेंगे कि ये मौका क्यों अच्छा है। पहली बात है कि पाकिस्तान के खजाने में मात्र 7 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा है, जबकि भारत के खजाने में 400 विदेशी मुद्रा 400 अरब डॉलर है। कहाँ 7 अरब डॉलर पाकिस्तान के बैंकों में, कहाँ हमारे पास 400 अरब डॉलर। मतलब कि वो आप सोचिए कि वो टेक्नोलॉजी कोई खरीद पाएगा। विमान चाहिए, आधुनिक हथियार चाहिए, फौज को अच्छा वेतन चाहिए, बहुत तरह की चीजें चाहिए जो जिसकी पूर्ति करने में पाकिस्तान की हालत खराब है। उधार मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, उसके लिए कार्टून निकाले जा रहे हैं कि भिखारी की तरह वो कटोरे लेकर सऊदी अरब और चीन के सामने खड़ा है। तो चीन वाला प्रयोग उनका जो है वो शायद वो लगता है कि वो धोखे का शिकार हो गए। उन्हें पता चल गया है कि चीन ने जो पैसे दिए हैं उसके बदले में अच्छा खासा इंटरेस्ट वहां से ले रहा है। अभी 500 मिलियन डॉलर वहां से जो टैक्स ये ब्याज लिया गया चीन की ओर से, उससे उनकी जो अर्थव्यवस्था है हिल गई है। अभी पाकिस्तान की संसद ने बजट पास नहीं किया है, वहां पर टैक्स बढ़ाने के लिए अमीरों पर टैक्स लादने की वहां बात चल रही थी, जिसको लेकर बड़ी कुलबुलाहट थी कि अमीरों पर इतना टैक्स क्यों लाद रहे हैं। ये सारा माहौल जो है वहां के प्रधानमंत्री मिस्टर खान के लिए, बहुत ही इमरान खान के लिए ऐसा मौका आ गया है कि
वो उनका पलड़ा कमजोर दिख रहा है, भारत का पलड़ा मजबूत दिख रहा है। अब हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। टेक्नोलॉजी में भारत लगातार इंप्रूवमेंट कर रहा है। बहुत सारी बातें मीडिया में नहीं आती है, जो कुछ भी छन कर आ रही है बातें, उससे ये साफ लग रहा है कि भारत की टेक्नोलॉजी, वो जहां F-16 विमान को लेकर चल रहे हैं, हम हमारे पास मेरा 2000 टेक्नोलॉजी वाला विमान है जो उनको छका सकता है, उनको परेशान कर सकता है। उसके अलावा इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का तो मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं वो। ठीक, अब जो है कि इसको एक जो है, देखिए लड़ाई अब भारत में पहले केवल युद्ध के मैदान में होता था, आर्मी लड़ती थी या एयरफोर्स लड़ती थी। एक तीसरी लड़ाई सोशल मीडिया पर भी हो रही है। मैंने जो पाकिस्तान मीडिया को जो स्टडी किया सुबह से शाम तक, मुझे देखकर हैरानी हुई कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सरकार भी बौखला रही है, कह रही कि सोशल मीडिया में इतनी बाढ़ आ गई है कि भारत की बात को सारे लोग, पूरी दुनिया मान रहे हैं कि स्ट्राइक हुआ है, मेरे यहाँ आके देखो 300 लोग कहाँ मारे गए हैं, कहाँ है सो हम तुमको दिखाते हैं, यदि मारे गए हैं तो इनके शव कहाँ दफनाए जा रहे हैं। इतनी बौखलाहट आ गई है कि सोशल मीडिया के वार में भी मुझे लग रहा है कि भारत अव्वल हो गया है और पाकिस्तान को परास्त कर रहा है। चलिए, यानी कि चारों तरफ से जिस घेराबंदी की बात आप कर रहे हैं कि वो हर तरफ से घेराबंदी हो रही है, चाहे सोशल मीडिया का भी आपने एग्जाम्पल दिया। मैं आशीष चतुर्वेदी साहब आपके पास आऊंगा। आपको नहीं लग रहा कि शायद इमरान खान को इस बात का एहसास हो गया होगा कि क्रिकेट के मुकाबले में बैट चलाना तो आसान है, देश चलाना इतना आसान नहीं है, वो भी उस देश को चलाना जहां पर आतंक को पनाह दी जाती है? जी बिल्कुल, क्रिकेट का मैदान और जो ये एक देश चलाना, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। और खास तौर पे एक ऐसे देश को चलाना जहां पे सेना बताए कि क्या होना है, क्या करना है, सब कुछ उनके अपने हाथ में है ही नहीं, वहां उनकी सेना ही ये फैसला करती है। तो ऐसे माहौल में, और जहां पे इतने सारे जो आतंकवादी गुट हैं, बहुत से तो उनके अपने उसमें नहीं है, वो सुनते ही नहीं है उनकी जी। तो ये एक ऐसा बड़ा मुश्किल कार्य है और बड़ी मुश्किल घड़ी है उनके लिए कि किधर जाएं। अभी वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि अग्रेशन दिखाएं या बातचीत करें या वेस्ट की तरफ देखें, क्या करें। उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही अप्रोच है अभी उनके लिए, क्योंकि दबाव अलग अलग तरीके के राजनीतिक, आर्थिक उनके ऊपर भी पड़ रहे हैं। वो फैसला इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। और ये सही समय है वहां की जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो बलूच और वहां पे हैं, उन लोगों के लिए भी अगर वो चाहें तो पाकिस्तान से अलग होने की घोषणा करें, ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त एक माहौल पाकिस्तान के खिलाफ है और भारत को भी इस मौके को पूरी तरह इससे फायदा उठाना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई जो राजनीति। बिल्कुल, अभी सोशल मीडिया का जो जिक्र भी आपने किया था, उसी सोशल मीडिया का जिक्र, मैं इनकी बात का एक समर्थन कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान की बात अलग है। अभी पाकिस्तान 3 देशों से घिर गया है। ईरान में जो उनके सैनिक जो मारे गए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर, वो 40 से थोड़े कम थे, 37 या 32 से। वो मारने से ईरान की सरकार और फौज बौखलाई हुई है पाकिस्तान से, कह रही कि तुमको हम बदला लेंगे, ये तुम अपने आतंकवादियों को भेजकर हमारे बलूचिस्तान के बॉर्डर पर हमको, हमारे सैनिकों को मरवा रहे हो। सिया सुन्नी का झगड़ा है ईरान और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो ईरान से घिरा हुआ है। दूसरा अफगानिस्तान जो है उसमें दोनों में बिल्कुल पटरी नहीं बैठती है। अभी जितना भी माल अफगानिस्तान से भारत आता था या भारत से अफगानिस्तान जाता था, पाकिस्तान एक ब्लैकमेलर कंट्री बन गया था। हमारी सड़क से जाओगे, ये अफगानिस्तान का हम काजू लाएं या हम अपना अनाज भेजें, वो हमसे ब्लैकमेल करता था। अभी ईरान का जो बंदरगाह है जो बलूचिस्तान के पास है, वो बंदरगाह साहब, हाँ, उस बंदरगाह को चालू कर दिया गया है। अभी 23 ट्रक, हजारों टन माल अफगानिस्तान ने वहां भेजा और वहां के जरिए भारत में आ रहा है। उसमें काजू भी आ रहा है, खजूर भी आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है। तो अफगानिस्तान ने जैसे दरवाजा खोला, पाकिस्तान का मीडिया और वहां की सरकार बौखला गई। ये क्या हो रहा है? अफगानिस्तान तो भारत के साथ गहरे रिश्ते बना रहा है। दूसरा, अफगानिस्तान में जो आतंकवाद है, वहां तालिबान और दोनों के बीच में समझौते के कगार पर बात आ गई है। अभी वो बैठक चल रही है। अब अमेरिका उसमें दिलचस्पी ले रहा है। यदि समझौता हो गया, अफगानिस्तान यदि अपने तालिबान को काबू में कर लिया, उनको गवर्नमेंट का हिस्सेदार बना दिया, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अफगानिस्तान
ईरान और पाकिस्तान, भारत 3 देशों से घिर गया है। एकमात्र चीन उसको सपोर्ट कर रहा है। वो भी कब तक? मुझे लगता है कि सोवियत संघ से बटे हुए जो देश, जो 1-2 देशों की सीमा जो पाकिस्तान से लगती है, वो भी शायद भारत के साथ ही खड़े हैं। अच्छा, डिप्लोमेटिक लेवल पर देखिए, अभी रक्षा मंत्री ने बैठक बुलाई थी कल या परसों, उन्होंने पूरे 45 देशों के मिलिट्री अटैची को बुला लिया उन्होंने दिल्ली। अब मिलिट्री जिस दिन एड्रेस कर रही थी डिफेंस मिनिस्टर, मैंने समझ लिया कि भारत ने युद्ध की तैयारी कर ली है, अटैक की तैयारी कर ली है। अब कैसे ये मिलिट्री अटैची लगभग ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक से नीचे नहीं होते, ऊपर ही होते हैं। इनका काम है वहां की सरकारों को बताना कि पाकिस्तान ने हमारा जीना हराम कर दिया, आतंकवादी कैंप अपने यहाँ बनाया। ये सारे जो डोजियर हैं उनको शायद रक्षा मंत्री ने उपलब्ध करा दिए, वो अपने अपने देश में पहुंच चुके हैं। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी जिस तरीके से सामने आया था, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी पाकिस्तान को मार रहा है, पाकिस्तान रो रहा है, पूरी दुनिया में हमारी छवि खराब कर दिया भारत ने। अरे छवि खराब क्या किया तुमने? गलत काम किया। तो भारत उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। लेवल पर भी मार रहा है। लेकिन जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो देश के भीतर हम स्लीपिंग सेल्स की बात कर रहे थे, जिसका समर्थन कर्नल प्रमोद शर्मा भी कर रहे हैं, कि इस पर बातचीत करने से शायद हमारी राजनीतिक पार्टियां डरती हैं। सिद्धिश्री, आपको नहीं लगता कि अब यही एकजुटता जो पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने के लिए जिस एकजुटता का प्रदर्शन किया गया है, क्या आपको लग रहा है कि देश के अंदर ऐसे जो छिपे हुए लोग हैं उनके लिए भी कुछ इसी तरह के स्टेप उठाए जाने की जरूरत है और इसमें सभी राजनीतिक दलों को साथ आना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत ही जरूरी है। अभी देवबंद में देख लिया किस तरह से रह रहे थे वो लोग, तो ये तो बहुत ही जरूरी है कि स्टेप उठाना। इसमें हम लोग क्या सारे विपक्षी चाहते हैं कि आतंकी हमारे देश में या प्रदेश में यहाँ पे ऐसी गतिविधियां करें जो कि नापाक हो, कातिलाना हमला करें, बॉम्ब विस्फोट करें। तो ये सब चीजें तो बहुत जरूरी है उन पे एहतियात बरतने की। और देखिए, एक चीज, हम राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, ये तो अपनी बातें बता रहे हैं, लेकिन हम लोग ये बात देखें कि 71 में हुआ, 65 में हुआ, फिर इधर उरी का हुआ, पठानकोट का हुआ, पुलवामा हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तान चेत नहीं रहा है। वो अपने बिल्कुल अपने आप में अहम में और छदम तरह के कूटनीति। क्या कीजिएगा जब घर में गद्दार बैठे हों तो पहले उनसे निपटना आपको नहीं लगता सिद्धिश्री जी जरूरी है? क्योंकि घर का भेदी खेल ज्यादा बिगाड़ता है। इनको निकालना जरूरी है, इनको चिन्हित किया जाए। ये प्रदेश की जिम्मेदारी है, जहाँ पे भी है, जहाँ पे है, इनको चिन्हित किया जाए, उनको निकाला जाए और इनकी वही दुर्दशा। चले, यानी कि आप इस फेवर में हैं कि कम से कम सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होना चाहिए और जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता तब तक कम से कम इस मुद्दे पर सबको एक रहना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। कर्नल प्रमोद शर्मा जी, जिस टेरर की हम बात कर रहे हैं, जिस आतंकवाद की बात हम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से निकल कर आता है। वहाँ की आम जनता भी इस बात को लेकर परेशान है कि अक्सर कहीं पर बम धमाके होते हैं, कभी जवानों की शहादत होती है। आपको नहीं लगा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हो, 35A हो, अगर इसका फायदा अगर आज तक नहीं पहुंचा है तो उसको हटाकर देख लेते हैं, शायद कुछ परिस्थितियों में बदलाव आए? जो आप धारा 370 की बात कर रहे हैं संविधान की, वो एक बहुत मुख्य विषय है और मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन कोई भी इस तरीके के फैसले जिसके कि बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, चाहे हमारे देश में, चाहे जम्मू और कश्मीर में या कहीं और, इसको इस उन्मादी एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा अभी विचार करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 35A को शायद 27 से 28 को सर्वोच्च अदालत में सुनवाई। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसका हम सब सम्मान करते हैं, उस पर चर्चा हो। लेकिन इसके बारे में सरकार का क्या रुख हो, प्रदेश सरकार का क्या रुख हो, केंद्र सरकार का क्या रुख हो, वो उनको समझने की बात है। लेकिन 35A पे जिसका आप इशारा कर रहे हैं, उसको हटाने से, देखिए कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आप सही भी काम करते हैं लेकिन उसका समय ठीक नहीं रहता है, तो परिस्थितियां बहुत बुरी तरह से उलझ जाती हैं। इस पे बिल्कुल चर्चा हो और ईमानदारी से हो और गंभीरता से हो। लेकिन ये ईमानदारी और गंभीरता नहीं होगी तो फिर कोई हल नहीं निकलेगा। हम हमेशा इस उन्माद में आके कि हमने पाकिस्तान को नेस्ताबूंद कर दिया, देखिए मुगालते मना रहे हैं, हमने उस पर बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है और आगे पहुंचाने की भी हम मादा रखते हैं।
लेकिन क्या ये काफी है? हाँ, इस आतंकवाद जिससे हम झेल रहे हैं, आज नहीं कई वर्षों से झेल रहे हैं, क्या उसका खात्मा हो जाएगा? इसकी चर्चा, और मैं आपके चैनल को बधाई भी देना चाहूंगा कि आप कम से कम इस चीज को चर्चा लाके इस लेवल तक इस बात का जिक्र इसलिए भी करना पड़ा डॉक्टर कुमार रामकृष्ण साहब, क्योंकि जैसे ही आर्टिकल 35A की बात हो या 370 की बात हो, धमकियों का सिलसिला शुरू हो जाता है वहां की लोकल पार्टीज की तरफ से। देखिए, धमकी देने का तो अब दिन चला गया। अब लेटेस्ट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन आता है, नहीं आता है। और सुप्रीम कोर्ट का अगर डिसीजन जो भी आता है, हम बोलते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, चाहे 35A के फेवर में आए या 35A के अगेंस्ट में आए। लेकिन इसके पहले आप बहुत एक इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया था, आप स्लीपिंग सेल का। स्लीपिंग सेल बहुत ही एक डेडली आइटम है इस कंट्री के लिए, क्योंकि ये वहाबी मूवमेंट के थ्रू सऊदी अरबिया से पाकिस्तान जाता है पैसा, फिर पाकिस्तान से जो कश्मीर जाता है, कश्मीर से फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जाता है। और जब आप गलत चीज को जब आप पेट्रोनाइज करते हैं तो उसका रिजल्ट गलत ही होता है। गलत हम इसलिए बोले कि जो अलगाववादी नेता सब, जिसका बाल बच्चा सारा कोई इंग्लैंड में बैठ करके पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में बैठ करके पढ़ रहा है, बैठ करके सब चिकन बिरयानी खाता है और उसके बाद जो है बात करता है पाकिस्तान का, फिर वो स्प्रेड करता है थ्रू आउट ऑफ इंडिया, और आप उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, इसलिए जो है स्लीपिंग सेल का बढ़ावा मिलता है। और एक बार आप सख्त एक्शन लेकर देख लीजिए, सपने में भी लोग जो है स्लीपिंग सेल के मेंबर बनना या उसके लिए काम करना लोग भूल जाएंगे। लेकिन हमारे देश में एक प्रॉब्लम क्या है कि हर चीज को वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाता है। जो लोग स्लीपिंग सेल में एक्टिव हैं, वही उसी का जो नेता सब देखिएगा किसी पार्टी के मंच पे बैठ रहा है, कहीं पे ज्यादा एक्टिव है, और लोग उसके अगेंस्ट जो एक्शन नहीं ले पाता है। जरूरत है कि आप पार्टी लाइन से ऊपर उठिए, हम सभी पार्टियों के लिए बोल रहे हैं, पार्टी लाइन से ऊपर उठिए, और जो भी लोग स्लीपिंग सेल का मेंबर है उनको नंगा कर करके उनको कोर्ट के सामने उनको पेश कीजिए, और आईपीसी के तहत उनको आप उनको सजा दिलवाइए। और कश्मीर में जितना ये समस्या बनाई, कौन है अलगाववादी नेता सब, कौन है ये? इसका बेटा सब तो डीपीएस से पढ़ रहा है, सारा कश्मीर का स्कूल जो है जाकर के जलवा दिया, और अपने बेटा के जब एग्जाम छूट रहा था तो लेकर के डीपीएस में प्रोटेक्शन लगा करके अपने बेटे को जाकर के एग्जाम दे दिया। किसको नहीं पता ये सब चीज? अरे जब गरीब का बेटा जब स्कूल में नहीं पढ़ रहा है कश्मीर में, तो हुर्रियत वाले और किसी के बेटा क्यों पढ़ रहे हैं वहां पे? अब शिकंजा कसा है कुणाल कोहली साहब, जिस तरह से अलगाववादियों पर कुछ कार्रवाइयां भी हुई हैं और जो वहां से इनपुट्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं, ये बात तो तय है कि डर, एक दहशत देखने को जरूर मिल रही है कि अब शायद उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। तैयारी है क्या आगे भी शिकंजा कसने की? एक मुद्दे पे जरूर बोलना चाहूंगा। हमारे दोस्त यहाँ सारे एक्सपर्ट्स हैं और बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने एक मुद्दे पे, जैसे धाराओं के मुद्दा है जैसे था हमारा, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे एक मुल्क में दो धाराएं, आपने मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशनली ही डिवाइड कर दिया, मूल रूप से ही डिवाइड करके आप इस कंट्री को चला रहे हैं। और कई सालों से एक हैबिट सी बन गई थी, पुश द डर्ट अंडर द कारपेट, कारपेट के नीचे डर्ट डाल दो और कहो जी घर बड़ा साफ लग रहा है हमारा। देखिए, ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है कि आप एक मुल्क है और एक मुल्क में सारी धाराएं सबके लिए सेम होनी चाहिए। आज जम्मू कश्मीर के लोग ये प्रिविलेज लेते हैं कि वो वहां प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इंडिया में आके कहीं और भी खरीद सकते हैं हमारे अपने देश में, लेकिन हम जाके अपने जम्मू कश्मीर में नहीं खरीद सकते प्रॉपर्टी। सो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है और कंट्री को पहले से ही डिवाइड कर, इसको करेक्शन कोर्स करने का समय आ गया है। अब आप कारपेट के नीचे डर्ट को नहीं डाल के कह सकते हमारा घर बड़ा सफा है। नहीं, ठीक है, लेकिन अब तमाम राजनीतिक दलों ने भी तो कह दिया है कि आतंक के खात्मे को लेकर अगर सरकार कोई डिसीजन लेती तो हम साथ हैं। देखिए, आतंक का जो इशू है, मैं सब पार्टियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इस बारी सब पार्टियां एक आवाज में बोला कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और वो मोदी जी को वो जब मैसेज मिला कि सारा देश उनके साथ है, उन्होंने उसको करके भी दिखाया। और ये कार्रवाई जो करी गई है अब ये कंटिन्यूस चलनी है, ये तब तक चलनी है जब तक, मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि जब तक इतना प्रेशर नहीं बनेगा कि इस कंट्री को डीमिलिटराइज करा जाए कि भाई आप अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी ही रख सकते हैं, दूसरों के ऊपर जाके टेररिज्म को ट्रेन करना, दूसरी कंट्रियों पे जाके अटैक करना और फिर आके कहना देखो हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। आज आप एक स्टेटमेंट देखिए, वहां पे क्या था, मैं देख रहा था कि वहां के पार्लियामेंट में कहा जा रहा है हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, उन्होंने हम पे अटैक कर दिया। अरे आप आके हमारे देश में अंतरवादियों टेररिस्ट को आके आप हमारे देशों में बिठा रहे हैं, स्लीपिंग सेल्स आप रख रहे हैं, उनको फीड आप करते हो, हमारे लोगों को आप मारते हो, आप फिर आके तो बड़े आप तो हमें मत मारो। लॉजिक उनके कोई समझ नहीं आती है। और बेसिकली अब क्या ये स्लीपिंग सेल्स जो हैं, ये वर्ल्डली अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में ये एक इशू सारी दुनिया में है। ये अमेरिका चले जाए, जर्मनी चले जाए, स्लीपिंग सेल्स हर जगह है।
और हाँ, मैं जरूर मानता हूं जो हमारे पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं, उन्होंने जो कहा कि अब वक्त ऐसा आ गया है कि पाकिस्तान को जो सबक सिखाया गया है, अब अपने घर में भी हमें अपनी सफाई करनी पड़ेगी और एक अच्छा झाड़ू मार के बोलना पड़ेगा हमारा देश अब बिल्कुल साफ है। नहीं तो सरकार में भी आप लोग हैं और सफाई की जिम्मेदारी आप ही लोगों पर बनती है ना, इसीलिए तो सवाल किया था। देखिए, सफाई की जिम्मेदारी सबकी बनती है। सरकार जब आती है वो पॉलिसीज बनाती है और एक्शन लेती है। मोदी जी ने वो लिया। आज आप देखिए, सारा विपक्ष जब देश के मुद्दे पे इकट्ठा हो गया तो कितना अच्छा और कितना सुखदायी हमको एक चीज देखने को मिल रही है, एक बदलाव आया। देखिए, एक बदलाव क्या आया है कि सन 71 में जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो अमेरिका उसके तरफ था, फ्रांस उसके तरफ था, ब्रिटेन उसके तरफ था और भारत जो था वो उस समय सिर्फ सोवियत संघ उसका साथ दे रहा था। अभी स्थितियां बदल गई हैं। पहले जो कश्मीर में जो आतंकवाद होता था या सेपरेटिस्ट जो लड़ाई लड़ते थे उसको फ्रीडम की लड़ाई देकर अमेरिका, ब्रिटेन, ये यूरोपीय मुल्क मदद करते थे। कोशिश करिए। अभी बदलाव आया है। पाकिस्तान ने भी कहना शुरू कर दिया है कि कश्मीर को जो हम इतने वर्षों से जो 70 साल से पाल रखे हैं वो अब हमारे लिए खतरा बन रहा है। पहली बात है कि जो फंडिंग हो रही है पाकिस्तान या सऊदी अरब या कहीं से, तो उस पर निगरानी रखने के लिए इंटरनेशनल बॉडी है, उसका नाम है फाइनेंशियल टास्क फोर्स, उसको शॉर्ट में बोलते हैं FTF। FTF जो है उसको पास प्रमाण भारत ने इतना पहुंचा दिया है कि कैसे फंडिंग होके कश्मीर में पैसा पहुंचा, कैसे पाकिस्तान में जैशे मोहब्बत से लेकर बहुत सारे जो संगठन हैं जो आतंकवादी, उनके पास कैसे उनके बैंक खाते खुले। पाकिस्तान को उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाल दिया। यानी FATF को पूरा डोजियर दिया गया है। और जिसके बाद आर्थिक सहायता की बात आप कर रहे थे। सबसे बड़ा जो भारत पाकिस्तान जो चिंतित है, अब वो देखिए पूरे जश्न मनाया जाएगा पूरी दुनिया में। अक्टूबर में जिस दिन FATF ने घोषित कर दिया ब्लैक लिस्ट में, तो पाकिस्तान तो ये जो विमान जो अटैक हुआ है ना, इससे ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। एक रुपया नहीं मिलेगा, दाने दाने के लिए तरसेगा वो। मैं एक फाइनल रिएक्शन डॉक्टर कुमार रामकृष्ण जी आपसे बड़े संक्षेप में लेना चाहूंगा। उम्मीद अभी भी आप कर सकते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के खात्मे को लेकर अब कदम उठाएगा, मजबूरी में ही सही? देखिए, थोड़े दिन के लिए तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान जो है आतंकवाद पे लगाम लगाने के लिए तैयार हो जाए, जब तक उसका फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। लेकिन ओवरऑल जो टेररिज्म है वहां का बहुत बड़ा एक ट्रेड है, व्यापार है, बिजनेस है और उसमें सारा आर्मी ऑफिशियल इन्वॉल्व है। अगर आतंक के आकाओं को भारत को सौंप देता है तो क्या फिर उस पर थोड़ा बहुत भरोसा किया? भूल जाइए, उसको आतंक को सौंप देगा। कमाल की बात कर रहे हैं वहां पे, जो पॉपेट प्राइम मिनिस्टर बैठा रखा है वहां पे इमरान खान को, और पूरा फौज जितना मलाई खा रहा बैठ कर करके पूरा इकोनॉमिक सेक्टर पे कब्जा कर करके बैठा हुआ, उसको फिर कौन पूछेगा? वो वहां पे चलते रहेगा। और हमको भी ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि टाइम टू टाइम हम वहां के टेररिज्म को कैसे कंट्रोल कर सकें, कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, उसके लिए एक नया जो है कुछ नया प्लानिंग तैयार करना होगा कंट्री को। चलिए, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सेना ने बम बरसाकर ये मैसेज तो दे दिया है कि अब भारत नया भारत है, अब इस तरह की आतंकी गतिविधियों को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस तरह की हिमाकत होती है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा और दिया भी गया है। और इसमें कहीं ना कहीं तारीफ इस बात को लेकर भी करनी पड़ेगी कि जो एकजुटता पुलवामा अटैक के बाद पूरे देश भर में देखने को मिल रही थी और सभी के दिल में सिर्फ इस बात का गुस्सा था कि जवानों की शहादत बेजा नहीं जानी चाहिए। हमारे जवानों ने शहादत का बदला पूरा किया। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। APN न्यूज में खबरें लगातार जारी।